ये कहानी किसी जंग के मैदान की नहीं है, जहां तोपें चलती हैं या बंदूकें। नहीं, ये लड़ाई तो कागज के टुकड़ों से लड़ी गई थी। ऐसे कागज के टुकड़े जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को, उसकी नींव को अंदर से खोखला कर सकते थे। ये कहानी है ऑपरेशन क्लीन स्वीप की। मुझे आज भी याद है वो रात जब हमारी टीम ने उस ट्रक को रोका था। ड्राइवर की आंखों में जो खौफ था ना, वो साफ दिख रहा था। ऊपर से देखने में तो सब्जियों की बोरियां थीं, लेकिन उनके नीचे 5 करोड़ रुपए के नकली नोट थे। 5 करोड़! और ये तो बस एक छोटा सा हिस्सा था उस बड़े जाल का जो सालों से हमारे देश में जहर घोल रहा था। तो ये सिर्फ स्मगलिंग का केस नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक अदृश्य युद्ध का हिस्सा था, एक खामोश हमला सीधे हमारी नींव पर। इसी को हम कहते हैं इकोनॉमिक टेररिज्म, यानी आर्थिक आतंकवाद। देखिए, 2013 से ही हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को रिपोर्ट्स मिल रही थी कि पाकिस्तान की आईएसआई ने जंग लड़ने का एक नया तरीका निकाला है। तोप और बंदूक के बदले उन्होंने एक नया हथियार चुना था, नकली करेंसी। मकसद बिल्कुल साफ था, भारत में इतने नकली नोट फैला दो कि लोगों का अपनी ही करेंसी से भरोसा उठ जाए, बाजार तबाह हो जाए और आम आदमी परेशान होकर रह जाए। और ये जो नकली नोट थे, उनकी क्वालिटी हैरान कर देने वाली थी। हम इन्हें FICN कहते हैं, फेक इंडियन करेंसी नोट्स। ये कोई आम फोटोकॉपी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये नोट पाकिस्तान के पेशावर और कराची में बनी खास प्रिंटिंग प्रेस में छपते थे। कागज बिल्कुल असली नोट जैसा, वाटरमार्क, सिक्योरिटी थ्रेड, सब कुछ इतना परफेक्ट था कि कई बार तो बैंक के लोग भी धोखा खा जाते थे। सोचिए कितना बड़ा खतरा था ये। अब देखें, नोट छापना तो आधा काम था, असली चैलेंज तो था इन्हें बॉर्डर पार करा के हिंदुस्तान में लाना। और इसके लिए उन्होंने 3 मेन रूट्स बना रखे थे। सबसे एक्टिव था बांग्लादेश बॉर्डर का रूट, फिर नेपाल की खुली सीमा का फायदा उठाया जाता था, और तीसरा कभी कभार समुद्र के रास्ते से गुजरात और महाराष्ट्र के तट पर भी माल उतारा जाता था। हर रूट पर एक अलग टीम, एक अलग मॉड्यूल काम कर रहा था। तो 2014 से NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस पूरे नेटवर्क के पीछे पड़ी हुई थी। हमारी सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि हम एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहे थे जिसका कोई चेहरा ही नहीं था। एक भूत जैसा नेटवर्क था ये। और इस नेटवर्क को बनाया भी बड़ी चालाकी से गया था। इसे हम कहते हैं सेल बेस्ड स्ट्रक्चर। मतलब हर आदमी बस अपने से ऊपर वाले लिंक को और अपने से नीचे वाले लिंक को जानता था, बस। अगर कोई छोटा मोटा प्यादा पकड़ा भी गया तो वो कड़ी वहीं टूट जाती थी। वो हमें कभी मास्टरमाइंड तक नहीं ले जा सकता था। और यही चीज सालों तक हमारा सरदर्द बनी रही। सालों तक हम बस ऐसे ही छोटी छोटी जानकारियों के टुकड़े जोड़ते रहे। फिर 2015 में हमें पहली उम्मीद की किरण दिखी। एक ब्रेक थ्रू हुआ। बिहार के दरभंगा में एक दुकानदार को एक नोट पर शक हुआ, बस एक नोट। जब वो नोट हम तक पहुंचा और हमने उसके सीरियल नंबर का पैटर्न चेक किया तो पता चला कि ये उन्हीं नोट से मिलता है जो देश के अलग अलग हिस्सों में पकड़े गए थे। ये हमारे लिए पहला ठोस सबूत था कि ये सारी कड़ियां एक ही जगह से जुड़ी हैं। इस सुराख के बाद हमारी इन्वेस्टिगेशन ने रफ्तार पकड़ी। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, एक एक करके इस नेटवर्क की परतें खोल रहे थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सरकार के एक फैसले ने इस पूरे खेल को ही पलट दिया। तो सवाल यह था कि जो नेटवर्क सालों की मेहनत के बाद भी हमारी पकड़ में नहीं आ रहा था, वो आखिर टूटा कैसे? अचानक ऐसा क्या हो गया? तारीख थी 8 नवंबर 2016। डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी। प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि 500 और 1000 के नोट अब लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इस एक खबर ने पूरे देश में तूफान ला दिया। लेकिन सबसे ज्यादा घबराहट उस अदृश्य दुश्मन के कैंप में थी। सोचिए उनका हाल। रातों रात उनके करोड़ों रुपए रद्दी के टुकड़े बन गए। अब घबराहट में उन्होंने गलतियां करना शुरू कर दिया। पैनिक में लोग गलत डिसीजन लेते हैं। कोई नोट नदी में फेंक रहा था तो कोई जला रहा था। लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी गलती की, फोन कॉल्स। अपने हैंडलर्स को फोन घुमाने लगे और वो सारे कॉल्स हमने इंटरसेप्ट कर लिए। एक झटके में नोटबंदी ने हमें वो सब दे दिया जिसकी हमें सालों से तलाश थी। अब हमारे पास पूरा नक्शा था। इस खेल का हर खिलाड़ी, हर प्यादा हमारी नजर में था। और इन सब के बीच में बैठा था वो मास्टरमाइंड। अब वक्त आ चुका था आखिरी वार का, फाइनल मूव। और हमने इस ऑपरेशन को नाम दिया ऑपरेशन क्लीन स्वीप। इस पूरे खेल का इंडिया में जो किंगपिन था वो था अब्दुल रहमान,
एक बांग्लादेशी नागरिक जो दिल्ली के एक आम से इलाके में एक फर्जी नाम से बिल्कुल शांत जिंदगी जी रहा था। ऊपर से देखने पर एक छोटा मोटा बिजनेसमैन, लेकिन असलियत में वो आईएसआई हैंडलर्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में था और पूरा ऑपरेशन चला रहा था। तो प्लान बना एक साथ एक ही रात अलग अलग शहरों में रेड करने का। मालदा, दिल्ली, लखनऊ, कलकत्ता, कुल 14 ठिकानों पर एक ही वक्त पर छापा मारना था। ये एक बड़ा कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक था। वक्त तय हुआ रात के ठीक 2 बजे। ये वो वक्त होता है जब इंसान सबसे गहरी नींद में होता है, सबसे कमजोर, ताकि किसी को भी संभलने का या सबूत मिटाने का मौका ना मिले। हर टीम आपस में सिंक्रोनाइज्ड थी। और उस एक रात में हमने इस नेटवर्क के 23 मेन ऑपरेटिव्स को उठा लिया। एक ही झटके में इस पूरे नेटवर्क की कमर तोड़ दी गई थी। अब्दुल रहमान के दिल्ली वाले घर से हमें 11 लाख के नकली नोट, 3 अलग अलग फर्जी आईडी कार्ड्स और सबसे जरूरी एक एनकोडेड डायरी मिली। वो डायरी वो इस पूरे केस की कड़ी थी। उसने पूरी साजिश की पोल खोल दी। किसको कितना पैसा गया, कौन कौन लोग शामिल थे, आईएसआई हैंडलर्स के कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सब कुछ था उसमें। ऑपरेशन तो सक्सेसफुल रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि जंग खत्म हो गई थी। नहीं, इसके असर बहुत गहरे थे। हमारी इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि इस अकेले नेटवर्क ने पिछले 5 सालों में करीब 70 करोड़ रुपए के नकली नोट इंडियन इकोनॉमी में डाल दिए थे। 70 करोड़। देखिए, 70 करोड़ सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये उस हर दुकानदार, हर किसान, हर मजदूर की मेहनत की कमाई थी जिसे धोखे से छीन लिया गया। ये उनके भरोसे पर हमला था, जिस भरोसे पर हमारा पूरा समाज, हमारी अर्थव्यवस्था चलती है। आगे चलकर अब्दुल रहमान को यूएपी के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई और बाकी के 22 लोगों को भी 5 से 10 साल की सजा मिली। न्याय हुआ। ऑपरेशन क्लीन स्वीप ने एक बहुत बड़े नेटवर्क को तो जड़ से उखाड़ दिया, लेकिन ये लड़ाई आज भी जारी है। एक अब्दुल रहमान जाता है तो उसकी जगह कोई दूसरा आ जाता है। स्मगलिंग के नए नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं। तो आखिरी सवाल यही है कि क्या ये अदृश्य युद्ध, ये खामोश जंग कभी सच में खत्म होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।